गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू सीवन IAS एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अराउंड 50-60 क्वेश्चंस हैं जो कि पूरे तरीके से भारतीय संविधान से रिलेटेड है, भारतीय संविधान से संबंधित हैं और 100% यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आप उस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन क्या है? हु टोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज एग्रीगेट ऑफ लॉज एंड कस्टम्स। ठीक है, आपको ये किसने बताया समाकलित करके कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नियम और कानूनों का एक कह सकते हैं कि समाकलन है। ठीक है समायोजन है। तो क्या उसमें डाइसी थे? पहला ऑप्शन। क्या लॉर्ड ब्राइस थे या फाइन थे या नन ऑफ देम? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज एग्रीगेट ऑफ लॉज एंड कस्टम्स, ये किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे कलेक्शन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ओनली रिटन कस्टम एंड यूजेज, बोथ रिटन एंड अनरिटन। ठीक है, इसको कस्टम एंड यूजेज को कह सकते हो अनरिटन। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, अनरिटन हो सकता है ये। और आपका यहाँ पे डी ऑप्शन होगा नन ऑफ देम। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ओनली, कैन भी मतलब हो सकता है। कैसा हो सकता है? रिटन भी हो सकता है, कस्टम के ऊपर भी हो सकता है, जिसको हम अनरिटन कहते हैं। रिटन का बेस्ट एग्जांपल अगर आप बात करोगे तो रिटन का बेस्ट एग्जांपल यूएसए का है। ठीक है, और अगर अनरिटन की बात करोगे तो इसका बेस्ट एग्जांपल ब्रिटेन का है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेड इट ग्रोज। ठीक है, क्या हुआ है? किसने कहा ये चीज़ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया नहीं गया बल्कि ये वृद्धि हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, तो डाइसी ने कहा था, स्ट्रॉन्ग ने कहा था, मेन ने कहा था, हेनरी मेन इनका पूरा नाम है, नन ऑफ देम। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेड इट ग्रोज मतलब संविधान बनाया नहीं बल्कि धीरे धीरे वृद्धि किया है, बढ़ा है। ठीक है, किसने कहा था? हेनरी मेन ने कहा था। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 4। द आर्टिकल्स 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज, किसकी गारंटी देता है? 14 से लेकर 18 तक जो निषेध है। राइट टू क्वालिटी का, राइट टू फ्रीडम का, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का या नन ऑफ देम। ठीक है, तो बेसिकली जो आर्टिकल 14 to 18 है, आपको बता दूं कि ये बेसिकली राइट टू इक्वालिटी को ही क्या करता है? बताता है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक होता है। 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, तो टोटल इसमें 5 आर्टिकल हैं। एक एक के बारे में हम थोड़ा बात करें। 14 में क्या है? रूल ऑफ लॉ है, जो ए वी डाइसी ने दिया था। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, यानी कि विधि के समक्ष हर कोई एक समान है। ये 14 हो गया। 15 में क्या कहा गया है? किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, इन सब माध्यमों से कोई भी भेदभाव नहीं होगा। 16 में क्या कहा गया है? 16 में आपको पता है कि जो एक ट्रेंड चलता था कि मतलब आपको अलग अलग जगहों पे जो कह सकते हैं कि डिग्री, सम्मान, ये सारी चीज़ों को जो मिलने की बातचीत थी। ठीक है, 17 में आर्टिकल 17 में आप देखोगे क्या है? अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात है। और 18 में अवसर की समानता की बात है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिली हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिकल इन एनी फॉर्म। बेसिकली देखो, इसका अभी मैंने जिक्र किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो एबोलिश किया मतलब समाप्त किया किसको? अनटचेबिलिटी को। ठीक है, कि इसकी प्रैक्टिस रुकनी चाहिए, आगे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने डिस्कशन में बता दिया आर्टिकल 17 जो है ये इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का अंत है, आर्टिकल 17 में है। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे थे चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, मतलब भारतीय संविधान सभा के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर बात किया जाएगा कि परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे, तो भी होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर टेम्परेरी बेसिस पे या 9 दिसंबर 1946 को जब आप देखेंगे कि पहला जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेशन को जो प्रिसाइड करने वाले थे उनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन्होंने सिर्फ 9 और 10 तारीख तक ये रहे थे। आगे जाते ही 11 दिसंबर को आप देखेंगे जब सेकंड सीटिंग हुआ तो उस टाइम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता करना शुरू किया और लास्ट तक इन्होंने किया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वाज, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर नन ऑफ देम।
तो आपको बताना ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में 6+1 की व्यवस्था थी, मतलब एक जो थे यही चेयरमैन ही थे और बाकी के 6 अदर मेंबर थे। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि बाकी के जो 6 अदर मेंबर थे वो कौन थे और ड्राफ्टिंग कमेटी किस ईयर में बनी थी ये भी बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, जो प्रियम्बल है संविधान के लिए वो इसका क्या मतलब है। अ प्रीफेस, एन इंट्रोडक्शन, जस्टिसिएबल, नन ऑफ देम। तो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वो क्या है, एक प्रीफेस है। प्रीफेस मीन्स क्या, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बताया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज फॉर्मली नोन एज द आर्टिकल ऑफ फ्रीडम। आर्टिकल ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की आज़ादी के नाम से या स्वतंत्रता के नाम से जो अनुच्छेद जाना जाता है वो कौन सा है, 15 है, 17 है, 19 है या कोई नहीं। तो आपको पता है आर्टिकल 19 में क्या किया गया है, फ्रीडम आपको मिला है। ठीक है, और फ्रीडम कई तरीके का है। आपको एक जगह से दूसरे जगह विचरण करने की स्वतंत्रता, बोलने विचार रखने की स्वतंत्रता, आपको बिजनेस करने व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं रहने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएँ मिली हुई हैं। ठीक है, आर्टिकल 19। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर मान लो कि किसी भी तरीके का कोई समस्या हो जाता है और कोई इशू है तो सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल का यूज करके उसे इन्फोर्स करती है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने डिस्कशन में कई बार इसका जिक्र किया है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलो, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलो, अकॉर्डिंग टू द बी आर अम्बेडकर। तो आर्टिकल विल बी 32। ठीक है, क्लियर। और इस आर्टिकल 32 का यूज कब होता है, इफ़ समवन वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द क्लेम और कंप्लेन फॉर दैट थिंग। ओके, सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस फैबियन सोशलिज्म। फैबियन समाजवाद कौन से पार्ट में इसके बारे में जिक्र किया गया, 1, 2, 3, 4। तो आपको पता है फैबियन सोसाइटी के बारे में या फैबियन समाजवाद के बारे में, मतलब इसके बारे में जिक्र कहाँ किया गया है, जो आपका पार्ट 4 है। ठीक है, अब पार्ट 4 किससे रिलेटेड है ये आप बताएंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें इसका जिक्र किया गया। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की शुरुआत 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक होती। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है ये भी आपको बता दूँ। ये पार्ट 1 में आप देखेंगे कि स्टेट एंड यूनियन से रिलेटेड चीज़ें हैं। पार्ट 2 में आपको पता है सिटीजनशिप है। पार्ट 3 में आपको पता है फंडामेंटल राइट है। पार्ट 4 में DPSP है। और पार्ट 4 के ए में क्या है, पार्ट 4 के ए में देखोगे आप तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसने दिया था, स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने क्या रिकमेंडेशन किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज जैसी चीज़ होनी चाहिए। वर्तमान में हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और ये रिकमेंडेशन आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फाउंड इन कौन से पार्ट में है, तो मैंने अभी जिक्र किया पार्ट 4 में है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फंडामेंटल राइट्स आर फाउंड इन, फंडामेंटल राइट्स पाया जाता है कौन से पार्ट में, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया है पहले ही, पार्ट 3 में। याद रहेगा, फंडामेंटल ड्यूटी इन पार्ट 3। और आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक, आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, चलिए, हु इज़ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फादर ऑफ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, बेसिकली संविधान की जो प्रस्तावना है इसको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से या उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से कौन लेके आए थे, पंडित नेहरू जी। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव इसका पहले नाम हुआ करता था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में बदल करके प्रियम्बल या प्रस्तावना में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसीलिए इनको फादर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट नाउ फंडामेंटल राइट्स, इनमें से कौन सा अब फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि पहले हुआ करता था। तो आप देखेंगे राइट टू इक्वालिटी की बात करो, फ्रीडम है, राइट टू प्रॉपर्टी है, नन ऑफ देम। तो आंसर विल बी सी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली एक संविधान संशोधन हुआ 44 नंबर का। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1978 में। और इसी 1978 के संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट था इसको यहाँ से हटा करके अभी क्या कर दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, और इसको आर्टिकल 300 के ए पार्ट में ऐड कर दिया गया। क्लियर रहेगा ये पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया था कब, कौन सा अमेंडमेंट नंबर था, मैंने पहले ही डिस्कस किया, 42nd नंबर का अमेंडमेंट था। कब आया था, 1976 में आया था। किसकी अनुशंसा पर आया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आया था। ठीक है, 44 नंबर अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो मैंने बताया कि ये 1978 में आया था और
बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया था, यहाँ से हटा दिया गया था। क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम्स टू, क्या एम कर, इसका लक्ष्य क्या है, सेक्युलर स्टेट का, वेलफेयर स्टेट का, टोटलिटेरियन स्टेट का, नन ऑफ देम। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये वेलफेयर स्टेट को रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है, बताती है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसके लिए है, जब भी राज्य या सरकारें जब कभी भी नियम कानून बनाएं तो वो एक बार ज़रूर देखें कि क्या कल्याण किया जा सकता है, क्या लोगों के हित में हो सकता है। ठीक है, उसको देखते हुए नियम बनाएं। ठीक है, अगला द टर्म डेमोक्रेटिक यूज्ड इन द प्रीएम्बल डिनोट्स। ठीक है, क्या दिखाता है डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल, इकोनॉमिक। तो आप देखेंगे ये तीन के तीनों पॉइंट दिखाता है जिसको हम डेमोक्रेटिक के अंतर्गत एक मान सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 राइट टू 6 फ्रीडम। बेसिकली राइट टू 6 फ्रीडम की बात नहीं करो, राइट टू फ्रीडम इज फाउंड इन। ठीक है, ये 6 नहीं रहेगा, हालांकि इसमें 6 हैं अभी वर्तमान में। आप देखेंगे आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 19 विल बी आंसर। ठीक है, 19 में 6 प्रकार के अधिकारों के बारे में दिया गया है। ठीक है, जिसमें विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप देखेंगे एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप एक जगह से दूसरे जगह घूम सकते हैं, आबाद रूप से विचरण कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, आपको क्या बोलते हैं कि आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं बसने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय की स्वतंत्रता है। ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया। ठीक है, आर्टिकल 20 की बात करें तो ये 20 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डबल जेपार्डी, मतलब एक केस के लिए, मतलब अलग अलग केस के लिए एक ही व्यक्ति को अलग, मतलब 2 बार सज़ा नहीं होगी, एक ही सज़ा उसको होती है, और वो व्यक्ति खुद के लिए ही मतलब एक एविडेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, ये सारी कुछ फैक्ट्स हैं आर्टिकल 20 के। आर्टिकल 21 जो है बहुत ही फेमस है, आपको पता है। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी को दिखाता है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, मतलब राइट टू प्राइवेसी क्या है, जो निजता का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 में है। और आर्टिकल 21 के ए में ही क्या है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इसमें रखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 23 है मानव का दुर्व्यापार, या मतलब जो शारीरिक शोषण है या उसका जो इस तरीके से मिसयूज होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, मानव दुर्व्यवहार। ठीक है, ये है। 20 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें, हु टोल्ड दैट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज़ द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया कि सोल एंड हार्ट की जैसे ही बात आ जाए और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किस में है, आर्टिकल 32 में आता है, आपको पता है आर्टिकल 32 में। और ये किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, नेहरू की बात करें तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन हैं। ठीक है, ऐसे रिवाइज भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 21 वो इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, मतलब संरक्षक कौन है जो देखभाल करता है संविधान का। तो प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, या कोई नहीं है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, भारतीय संविधान का संरक्षण कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, चलिए 22 की बात करें, इन विच ईयर द टर्म सोशलिस्ट टर्म को कौन से ईयर में प्रीएम्बल में जोड़ा गया था। तो कौन से ईयर में जोड़ा गया था, चलिए ऑप्शन विल बी 1976, मतलब ये होगा। लेकिन ये बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, क्या वो 42 है या 44। तो आंसर विल बी 42। ठीक है, 1978 की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये 44 नंबर का अमेंडमेंट था जो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। चलिए 1977 की बात करेंगे तो इस समय में पहला गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भारत के अंदर। ठीक है, जिसमें मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनकॉर्पोरेटेड द टर्म सोशलिस्ट। तो ये आपको पता है, वही क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट करके पूछा गया है 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गारंटी द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम मतलब कौन सी आर्टिकल है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है। तो आपको देखना है इसमें, देखिए 20 से लेकर 22 ये तो फ्रीडम वाला है। ठीक है, और 23, 24 की बात करेंगे तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और ये जो है यही आपका आंसर होगा। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करते हैं। इंडिया इज़ ए रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, अगर ये रिपब्लिक है तो क्यों है, क्योंकि हेड ऑफ द कंट्री इज़ एन इलेक्टेड वन। हेड ऑफ द कंट्री जो होगा इलेक्टेड होगा, ना तो नॉमिनेटेड होता है और ना ही सेलेक्टेड होता है। ठीक है, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो ऑलवेज शुड बी इलेक्टेड होगा। ठीक है, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होता, नॉमिनेशन नहीं होता है, सीधे इलेक्शन होता है। क्लियर रहेगा, उसी को रिपब्लिक बोलते हैं। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये आइडिया कहाँ से लिया गया है तो आपको बता दूँ, यहाँ पे एफ फॉर फ्रैटर्निटी दिख रहा है, इसी एफ फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन भी होता है। तो आंसर विल बी फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789, 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को
ये आप देखेंगे लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की डिमांड हुई और वहीं से प्रभावित होकर के भारत ने अपने वहाँ फ्रेटर्निटी टर्म को, लिबर्टी इक्वालिटी टर्म को अपने प्रियम्बल में ऐड किया। ठीक है। रशियन रिवोल्यूशन की बात करें तो रशियन रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ, 1917 में हुआ। अमेरिकन रिवोल्यूशन के बारे में आप कमेंट में बताएंगे कि कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 27, द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो जस्टिस की बात करें, न्याय की, चाहे वो न्याय कितने कौन से हो, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, इन सब के बारे में बात करेंगे तो हमें बात करनी होगी रशियन रिवोल्यूशन की। ठीक है। यहाँ पे सामाजिक स्वतंत्रता की बात, सामाजिक न्याय की बात है, आर्थिक न्याय की बात है और राजनीतिक न्याय की बात है। तो इसको किसने बोला था? रशियन रिवोल्यूशन। यहाँ पे ग्लोरियस रिवोल्यूशन की बात आ रही है तो ये हुआ था 1688 में। ठीक है। तो इसके बारे में आप एक्स्ट्रा जानकारी ले सकते हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो DPSP है जिसको हम शॉर्ट में बोलते रहते हैं DPSP, ये आइडिया कौन से कंट्री से लिया गया है? तो बेसिकली ये आइडिया लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है। और आपको ये बताना है कमेंट में कि आयरलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। कौन से आर्टिकल हैं जिसके माध्यम से, मतलब ये हाई कोर्ट को पावर दे रखा है जिसके माध्यम से वो क्या कर सकती है? रिट जारी कर सकती है। देखो रिट जारी करने का पावर जो है, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट को है या हाई कोर्ट को है या दोनों को है। तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों को रिट जारी करने की पावर है। अगर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर रहा है तो आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अगर कर रहा है तो 226। तो आंसर विल बी 226 फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी अगर पूछता है तो आर्टिकल 32 होगा। ठीक है। और इस मामले में हाई कोर्ट के पास पावर ज़्यादा विस्तृत है, विस्तारित है। ठीक है। UPPCS का ये प्रश्न भी है, पूछ चुका है। आगे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कितने प्रकार की जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के थ्रू रिट या याचिका दायर मतलब जारी की जा सकती है? 4, 5, 7, 8। तो बेसिकली 5 प्रकार की है। ठीक है। और जिसमें 5 प्रकार में आप देखेंगे कि हैबियस कॉर्पस है, HM मैंडेमस है, और प्रोविशन है, सर्टियोरी है और क्यू वारंट HMPCQ है। ठीक है। इन सब का मतलब आप, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप ये करिएगा कमेंट कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आप मुझे अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, द वर्ड्स सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई अमेंडिंग द, क्या अमेंड करके? और ये देखो सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया था संविधान के कौन से भाग में, क्या ऐड किया गया था, किस में जोड़ा गया था? तो क्या फंडामेंटल राइट में, क्या ड्यूटीज़ में, क्या प्रियम्बल में, या कोई नहीं? तो बेसिकली प्रियम्बल में ये चीज़ें जोड़ी गई थी। ठीक है। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड कब जोड़ा गया था? 1976, 42 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है। याद रखना, 2 वर्ड जो है वो भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स कैन बी फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जा सकते हैं? 5, 6, 7, 8। तो आपको पता है कि ये इसका आंसर होगा कितना? 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड इन। किस आर्टिकल में मतलब ये है जिससे संबंधित है और जिसको एबॉलिश किया गया? तो आर्टिकल नंबर 17 होगा। ठीक है। इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 17। अगला है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा। ठीक है। मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पार्ट 2 को, पार्ट 3 को, पार्ट 4 को, या कोई नहीं। तो मैग्ना कार्टा के नाम से भारतीय संविधान में जाना जाता है पार्ट 3। और पार्ट 3 क्या है आपको पता है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है। पार्ट की बात कर रहे हैं, पार्ट 3 है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वेयर, विच कंट्री? तो आप बता सकते हैं USA से। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ से आइडिया दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? क्योंकि अभी क्वेश्चन में आया था मैग्ना कार्टा, तो क्या है? तो चार्टर ऑफ राइट्स है। ठीक है। ये अधिकार घोषणा पत्र है एक तरीके से, तो यही सही होगा। मैग्ना कार्टा जो है वो चार्टर ऑफ राइट्स है। ठीक है। लोगों के अधिकार का घोषणा पत्र है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। मतलब जो पहला रिटन डॉक्यूमेंट, यानी कि आप कह सकते हो डेफिनेशन ऑफ मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा विल बी आंसर। मतलब लेकिन एक चीज़ समझो आप कि फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट जो था फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड सिटीजन के लिए, उसे को ही हम क्या बोलते थे? मैग्ना कार्टा बोलते थे। इसलिए मैग्ना कार्टा इतना फेमस है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर फाउंड इन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पाया जाता है। तो आपको मैंने बताया था 4th का जो A पार्ट है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ पाया जाता है, जिसको सरदार सरोवर सिंह समिति ने दिया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पाए जाते थे? अभी वर्तमान का पूछेगा तो 11 है, लेकिन यहाँ पे ये 10 दिया हुआ है। ठीक है। इसमें आप करेक्ट कर लेना +1। ठीक है। क्योंकि ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं, इनको राइट टू एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और ये
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को भी बढ़ावा देता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज फाउंड इन, विलेज पंचायत जो आपको पता है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या पंचायती राज है, ये किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 40 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 40 में दिया गया है कि एक विलेज पंचायत होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ईयर राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड एज फंडामेंटल राइट। तो मैंने बताया कि 1978 में डिलीट हुआ था, और 1978 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 44 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था। ये दोनों या इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट हटाया तो क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया, और लीगल राइट बना करके उसको 300 के ए में रखा है, ठीक है। चलिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बाई विच अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड, तो ये हो चुका ऑलरेडी, 44 नंबर का अमेंडमेंट था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी राइट। तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी राइट अभी की बात करें तो वो पार्ट 12 में है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच आर्टिकल डील्स विथ राइट टू प्रॉपर्टी दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो राइट टू प्रॉपर्टी दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ विल बी आर्टिकल 14, ठीक है, विधि के समक्ष समानता, ये चीज़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। विच रिट इज कॉल्ड बुलवार्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस जो है, ये पर्सनल लिबर्टी की बात करें, हाँ ठीक है, ये बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी हो जाएगा। विच राइट इज कॉल्ड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस हो जाएगा। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि किसी को सशरीर उपस्थित करना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जहाँ भी जिस भी या जो क्या बोलते हैं मजिस्ट्रेट उनके सामने उसे उपस्थित करना। जो HMPQC का मैंने आंसर बताया था, HMPCQ, इसके बारे में जो मैंने बताया था ये वही है, उसी में ये मैंडमस है, हैबियस कॉर्पस है, प्रोविशन है, वारंटो और सर्चियोररी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास 45 नंबर का क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय, तो नेशनल असेंबली के द्वारा पास हुई थी, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के नाम से भी जानते हैं। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परमानेंटली, टेम्पररी रूप में RP सिन्हा, ठीक है। 46 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन 1949, डेट भी बता दूँ, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, ये पूरी तरीके से भारत में लागू कब से हुआ, 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरीके से लागू हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, हु टोल्ड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन बाई द राइट्स दैट इट मेंटेन, ठीक है। भारतीय संविधान किस लिए जाना जाता है कि जो अधिकार है उसको ये मेंटेन करके रखता है। तो इस स्टेटमेंट को दिया था लास्की ने, ठीक है। और इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट दिया था कि यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो रहा हो तो तुम्हें केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। ये भी इन्हीं का स्टेटमेंट था, बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट था, और एक दूसरे को साथ लेकर के चलने के बारे में भी मैसेज इसमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हु कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को कौन अमेंड कर सकता है, क्या प्रेसिडेंट कर सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या पार्लियामेंट। तो बेसिकली आंसर विल बी सी, और कौन कर सकता है अमेंडमेंट, पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। अब बताना है कि पार्लियामेंट में कौन कौन से लोग इसके हिस्से में आते हैं, तो आपको बताते चलूँ मैं खुद ही, लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों लोग मिलकर के पार्लियामेंट को बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, ठीक है। एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, तो आपको बताते चलूँ आर्टिकल 214 में इसका जिक्र किया गया। 51 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ, प्राइम मिनिस्टर को एक मेंबर होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ दीज। तो लोकसभा से होना चाहिए। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वहीं से बन चुन के आते हैं, ठीक है, इसलिए लोकसभा में। और लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, शपथ लेने के डेट से 5 सालों तक होता है, लेकिन उसके पहले भी गिर सकती है, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है अभी का जो 2024 में चुनाव हुआ है वो कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन वाज द कलकत्ता हाई कोर्ट सेटअप, कलकत्ता हाई कोर्ट कब गठित हुआ था, तो 1 जुलाई 1862 को ये गठित हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी जो मुखिया है, ठीक है, या वास्तविक जो कह सकते हैं कि कार्यपालक है वो कौन होता है, तो अगर रियल पूछेगा तो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यहीं की जगह अगर नॉमिनल पूछ ले, नाम मात्र का, तो हो जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन इज़ अ यूनियन विदाउट यूनिटी, किसने कहा था कि फेडरेशन जो है एक प्रकार का यूनियन है बिना यूनिटी के, तो इसको कौन कहा था, डाइसी ने कहा था, डाइसी ने कहा था, ये भी डाइसी, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ को भी दिया था। अगला क्वेश्चन है 55,
व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनागुरेटेड? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनागुरेशन या उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन कह सकते हो, शुरुआत कह सकते हो, जनवरी 1950 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, कौन सा पार्ट सुप्रीम कोर्ट से डील करता है? तो पार्ट तो 5 है, लेकिन आर्टिकल की बात करेंगे 124 से लेके 147 तक। 124 के जस्ट पहले एक आर्टिकल पड़ता है 123। ये क्या है? राष्ट्रपति के पास अधिकार देता है ऑर्डिनेंस का, अध्यादेश लागू करने का, जब सदन ना चल रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57, द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लगा है, ध्यान से देखना। तो कहाँ पे केवल ये मनी बिल को हम जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा में। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही मनी बिल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं करते हैं। ये इसका अनन्य क्षेत्राधिकार होता है लोकसभा का मनी बिल के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एन अमेंडमेंट बिल शुड बी पास्ड बाई? अमेंडमेंट बिल जो है वो पास होना चाहिए बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली, अलग अलग दोनों हाउस से पास होना चाहिए। ठीक है, एक साथ नहीं। 59 जो है क्वेश्चन नंबर, द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई? आपको पता है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये बताना है कि जो CJI हैं वर्तमान के, वो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कमेंट में बताना। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलना है। क्वेश्चन नंबर 60, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाई? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाई, क्या होगा आंसर? द प्रेसिडेंट, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक तरीके से प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, आई होप ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा, और जो कुछ भी आपके फीडबैक हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और इसी तरीके से और भी बेहतरीन वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।